उसको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने डिस्क्राइब किया है तो उनका नाम है ओम। हमारे पास एक बाबा है, ये देखिए तांत्रिक बाबा, ये 2 अगरबत्ती ऐसे ठोस लिया है, ऐसे दबाव लगाओ। तो जब ये दबाव लगाएंगे तो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, कहीं अंदर नहीं पकड़ेगा। तस्वीर इस लोग क्या का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपातिक। और इस समानुपातिकता के चिन्ह को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग आर कहते हैं। विभवांतर क्या है आपका? दाब है। विद्युत धारा आपका क्या है? पानी। वही पानी विद्युत प्रतिरोध क्या है? जो पानी है हमारा, पानी के बहाव में गिरावट। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग अपनी ज़िंदगी की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है विद्युत धारा, जिसको हम लोग गांव में बिजली भी कहते हैं। आज हमें इसी के बारे में स्टडी करना है, तो बिना बकवास किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो करंट है उसको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने डिस्क्राइब किया है तो उनका नाम है ओम। और हम लोग इस क्लास में बेसिकली ओम के नियम को ही पढ़ेंगे। आप जब 10th में होंगे या 12th में होंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत कंफ्यूज करेगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये, हमारी दैनिक जीवन में भी और किताब में भी। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, ओम के नियम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने लिखा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपातिक आई। और इस समानुपातिकता के चिन्ह को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग R कहते हैं। तो यही आगे एक फॉर्मूला बन जाता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। बस इतनी सी बात को हमें समझना है और इसी को हम इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। अभी ध्यान से समझिए, आपको इस V के बारे में कुछ नहीं पता, I के बारे में कुछ नहीं पता, R के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो मैं आपको बता रहा हूं V का मतलब होता है विभवांतर, I का मतलब होता है विद्युत धारा, R का मतलब होता है विद्युत प्रतिरोध, इसको हम लोग केवल प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, अभी ध्यान सुनिए, ये जो विभवांतर है ये आपने कभी देखा नहीं है। ये जो विद्युत धारा है इसको भी आपने कभी देखा नहीं है। ये जो प्रतिरोध है ये आपको दिखता है लेकिन आप इसको डायरेक्टली समझ नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए और फीलिंग लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको दूसरे माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैं अभी बस ये कह रहा हूं कि आप मान लीजिए कि आपका जो विभवांतर है वो दाब है। मानने की बात कर रहा हूं बेटा, विभवांतर क्या है आपका? दाब है। विद्युत धारा आपका क्या है? पानी, वही पानी जिस पे हम लोग जिंदा है। और विद्युत प्रतिरोध क्या है? जो पानी है हमारा, उस पानी के बहाव में रुकावट है। बात इतनी समझ में आ गई? मैंने बोर्ड पे ये जो चीजें लिखी है बेटा, ये 3 बातें आपको समझ में आई। V का मतलब विद्युत विभवांतर, इसे हमने आंखों से नहीं देखा। धारा, विद्युत धारा, बिजली हमने नहीं देखा। R हम देख सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इनको हमने मान लिया, विभवांतर को दाब, विद्युत धारा को पानी, विद्युत प्रतिरोध को बहाव में रुकावट मान लिया। अभी ध्यान समझिए, हमारे पास एक बाबा है, ये देखिए तांत्रिक बाबा, ये 2 अगरबत्ती ऐसे खोस लिया इन्होंने और ये ऐसे पंप में हवा भर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली एक पाइप है और इस पाइप के अंदर जो हमारे बाबा जी हैं वो बाबा जी प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? दबाव लगा रहे हैं। अभी मेरी बात को ध्यान समझिएगा, पानी का लेवल यहां तक है। अब क्या हो रहा है कि बाबा जी ऐसे दबाव लगा रहे हैं, तो जब ये दबाव लगाएंगे तो पानी यहां से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा बेटा?
आप सभी को, आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ रही है ना कि अगर हमारे बाबा जी जो कि अपने सर पे ऐसे 2 अगरबत्ती खोस रखे हैं और काला टीका लगा रखे हैं, अगर ये यहाँ पे दबाव लगाते हैं तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। अभी मेरी बात को समझिए, दबाव को हमने क्या बोल रखा है? विभवांतर। और पानी, ये है पानी, पानी का चलना, पानी का चलना हमने क्या ले रखा है? विद्युत धारा। और पानी के चलने में जो रुकावट आ रही है उसको हमने क्या कह रखा है? विद्युत प्रतिरोध। यानी कि मैं यहां से एक स्पष्ट बात कह सकता हूं कि बाबा जी जैसे ही बल लगा के, जैसे ही दाब लगा के, जैसे ही दाब लगाएंगे यहां से पानी का बहाव स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि दाब जो है वो पानी के हिसाब से है, पानी के समानुपातिक है। यानी कि दाब को हम बढ़ाते जाएंगे तो पानी का जो बहाव है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बोल दे रहा हूं कि पानी का बहाव पूरा आपको समझ में आना चाहिए। पानी का बहाव, अगर पानी बह रहा है बेटा तो इसका मतलब धारा बह रही है, यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही बाबा जी प्रेशर लगा रहे हैं पानी बह रहा है। बाबा जी के प्रेशर लगाते ही पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। अब बाबा जी धीरे प्रेशर लगाएंगे, पानी धीरे बहेगा, धारा धीरे बहेगी। बाबा जी ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, पानी तेज बहेगा, धारा ज्यादा तेज बहेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो भी है, यानी कि हमारे बाबा जी ये जितना दाब लगाएंगे यानी कि भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। अब इसका मतलब क्या है? इस प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर हम भी क्या है? बाबा जी जो दबाव लगा रहे हैं, अगर हम भी बढ़ा रहे हैं तो आई भी क्या होगा? बढ़ेगा। आई क्या है? पानी का बहाव। तो आपको बेटा ये बात समझ में आ गई मैंने ये कैसे लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि जितना दबाव डाला जाता है पानी उतना ही ज्यादा बहता है। एज इट इज यही काम विभवांतर का भी होता है। जितना हम लोग विभवांतर बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनो मेरे बात बेटा, जितना हम लोग विभवांतर बढ़ाते हैं उतनी ही ज्यादा क्या होती है? धारा बढ़ती जाती है। आपको आ रही है बात समझ में? हाँ, तो यही बात हमने लिखा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और यही ओम का नियम है। अब आप कहेंगे सर अगर ये ओम का नियम है तो ये R क्या है? अब मेरी बात समझो बेटा, अब यहां पे हम लोग जब से दबा रहे हैं तो पानी का बहाव बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं पाइप को पतला कर दूं, ऐसे पतला कर दूं, तो पानी का बहाव धीमा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान समझो बेटा, ये ज्यादा कोई चीज बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये वो चीज है जो पानी के बहाव को धीमा कर देती है। अभी हम इसको ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि ये अभी हमारे ज्यादा काम की नहीं है। हमने ओम का नियम मोटा मोटा समझ लिया कि अगर हम दाब यानी कि विभवांतर बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक एक्स्ट्रा चीज आती है और एक्स्ट्रा चीज इसको हटाने के बाद आती है, जो कि मैंने शुरू में बताया था, वो आर है। अब उस आर का मतलब क्या होता है कि धारा में रुकावट, धारा बह रही है तो जो जो लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी के सभी लोग जो हैं वो प्रतिरोध होंगे। जैसे मैं अगर अपने हाथ से दबा के इस बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं प्रतिरोध हूं। आप अगर इसको दबा के धारा के बहाव को या पानी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या है? प्रतिरोध है। बस इतनी सी बात है बेटा। आगे हम लोग बढ़े, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग इसकी जो डिफिनीशन है, जो ओम का नियम है, उसको हमने यहाँ पे लिखा। हमने क्या लिखा है? नियत ताप पर चालक। चालक का मतलब क्या है? जिसमें कोई चल रहा है। इसमें पानी चल रहा है तो ये पानी का चालक है। जो तार होती है उसमें करंट चलता है तो तार जो है वो करंट के लिए क्या है? चालक है। तो यहाँ पे तार की बात हो रही है। नियत ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? समानुपातिक होते हैं।
क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। अभी मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, यही सेम टू सेम चीज तो हमने यहाँ पे लिखा है ना कि विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर एक दूसरे के क्या है, समानुपातिक है। एक एक्स्ट्रा चीज आई है, वो क्या है उसको समझिए। वो आया है नियत ताप। अब भाई हमको ताप क्यों नियत रखना है, इसका भी तो सवाल उठता है ना। सर आपने डिफिनीशन में ये लिखवा दिया है कि प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं। सर हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया, आपने समझाया भी है। विभवांतर जो है वो दबाव है, पानी का चलना जो है वो विद्युत धारा है, तो जितना तेज दबाव रहेगा उतना तेज पानी चलेगा। आपने समझा दिया सर, हमने बात मान ली। अभी ये बताइए कि आप नियत ताप की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखो बेटा होता क्या है, ताप को नियत करना जरूरी क्यों है ये समझो। ताप को नियत हम लोग इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि ताप अगर बदलेगा तो आर भी क्या हो जाएगा, परिवर्ती हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। चलिए सर आपकी ये बात भी मान लिए कि जैसे ही तापमान चालक का बढ़ेगा, यानी कि तार का जो है तापमान बढ़ेगा, वैसे ही आर परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बताइए हमने ये क्यों कहा है कि इसको नियत रखना है। ध्यान सुनो बेटा, अगर ये चीज फिक्स होगी, ये आर जो है अगर फिक्स होगा, तब ये जो आई है बेटा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये बदलेगा, अगर ये आर बदलेगा तो ये जो आई है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये बात है। अभी बात समझ में आ गई हमने ताप को नियत क्यों रखा है। आपसे अगर कोई पूछे कि ताप को नियत हम क्यों रखते हैं, तो आपका एक जवाब सिंपल सा होना चाहिए, ताप को नियत इसलिए रखा जाता है क्योंकि ताप परिवर्तित होने पे प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है, और जब प्रतिरोध परिवर्तित होता है तो V और I आपस में एक दूसरे के समानुपातिक नहीं होते हैं। तो अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं कि V और I आपस में समानुपातिक हैं, इसका मतलब हमें ताप को क्या करना पड़ेगा, नियत करना पड़ेगा। ताप को नियत करेंगे, R नियत हो जाएगा, R नियत हो जाएगा तो ये V और I एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपातिक हो जाएंगे। अभी कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या 1% की भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बताइए, मैं हट जा रहा हूं। आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ओम के नियम से ग्राफ कैसा बनता है, यानी कि V और I के बीच में ओम के नियमानुसार ग्राफ। पहले कुछ गणनाएं कर ले हम लोग ग्राफ बनाने के लिए। अभी मैं बोल दे रहा हूं कि माना वोल्टेज बराबर 1 एंड करंट इज इक्वल्स टू आल्सो 1। मतलब वोल्टेज की वैल्यू भी 1 है और करंट की वैल्यू भी 1 ही है। अब हम लोग देखो क्या कर रहे हैं बेटा, वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू और करंट की अलग अलग वैल्यू निकालना है। हमने क्या पढ़ा है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर इसको 2 गुना किया जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। इसको 3 गुना किया जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना। करते हैं, ये 1 था तो ये भी कितना था, 1। ये जब 2 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 2। अगर ये 3 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 3। अगर ये 4 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। मतलब अगर ये 4 गुना हो रहा है तो ये भी कितना हो रहा है, 4 गुना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है बेटा। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले नंबरिंग कर लें। ये हो गया 1, ये आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। यहाँ पे भी आप 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, वोल्टेज जब 1 था तो करंट भी कितना था बेटा, करंट भी 1 था। वोल्टेज जब 2 था तो करंट कितना था, सर जी करंट भी 2 था।
वोल्टेज जब 3 था तो करंट कितना था सर जी? तब भी करंट भी कितना था? 3, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के समानुपातिक थे, एक हिसाब से चल रहे थे। अब ध्यान से देखो बेटा, अभी हम लोग इसके बारे में डिफाइंड करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है और ये पॉइंट मिला है। इन पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं बेटा। ये देखो, यहाँ से मिलाना स्टार्ट करते हैं, 1 पॉइंट 2 और ये आपका मिला तीसरा वाला पॉइंट। क्या आपको एक सीधी रेखा खींची हुई दिख रही है? तो ओम के नियमानुसार जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा होता है। अगर आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में सवाल पूछता है कि बताइए ओम के नियमानुसार कैसा ग्राफ बनता है, यादृच्छिक बनता है, वक्रीय बनता है, द्विवक्रीय बनता है या फिर सरल रेखीय बनता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सरल रेखीय बनता है। अभी हमने इसको प्रूव किया है। मैं बेटा हवा में बातें करने वाला टीचर नहीं हूं। मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा उसका जब चाहे तब आप मुझसे प्रूवमेंट ले सकते हैं। जी ओके, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो बेटा, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि ये क्या चीज है। ये जो रेखा है, ये रेखा तो आई है, ये जो रेखा है ये तो भी है। अब ये रेखा क्या है, तो इसको प्रूव करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा स्लोप। अब कोई भी बच्चा पहले तो सर नहीं पकड़ेगा कि सर जी ये स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब बस इतना होता है बेटा कि ये जो रेखा है ना, ये रेखा y वाली, इसका भाग दे दीजिए x से, यानी कि जो y है उसका भाग दे देंगे x से, तो क्या निकल के आ जाएगा? स्लोप। स्लोप यानी कि ये रेखा, इस रेखा का नाम समझ लीजिए कि स्लोप है। तो निकालते हैं। देखो बेटा, y कहाँ है बेटा? v अपॉन में i। तो जो v अपॉन में i बनेगा वही क्या है? वही ये रेखा है, वही इस रेखा का नाम है, उसी को हम स्लोप कहेंगे। और v अपॉन में i किसके बराबर है? जरा यहां से देखिए, क्या यहां पे ध्यान दो बेटा, v और i को अगर इधर भी भेज दिया जाए तो ये क्या बनेगा? r के बराबर। यानी कि ये क्या है? ये आपका r है। यानी कि इस रेखा का नाम क्या है? ध्यान से देखो बेटा, इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम r है। तो जो आपका ओम के नियम के अनुसार ग्राफ बनता है, उस ग्राफ में ये i होता है, ये आपका v होता है और ये आपका क्या होता है? स्लोप। स्लोप का मीन्स क्या होता है? इसका भाग दे दो इसमें। जब भाग देते हैं तो इसका क्या नाम निकल के आता है? प्रतिरोध। इज इट क्लियर बेटा? एक एक बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, बेहिचक कमेंट कीजिएगा। ओके, अभी हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा। ये टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका है, बस एक क्वेश्चन करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद से आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मुझसे मिलिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिरोध 2 ओम है। ये ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। आई यानी कि विद्युत धारा 3 एम्पियर है, तो वोल्टेज क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR। I की वैल्यू 3 दे रखा है, R की वैल्यू 2 दे रखा है, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी तार का प्रतिरोध यानी कि R को क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए। R को क्या बना दिया जाए? 2R। मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूं, मैं लिख क्यों रहा हूं? टाइम व्यर्थ जाएगा ना अपना। अगर किसी तार का बेटा प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो आप बताइए कि इसमें जो विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी? इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है बेटा? अब देखिए, अगर आपको इस क्लास का नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम में हमसे जुड़िए। यूट्यूब के जो आइडियल सेक्शन होता है, डिस्क्रिप्शन जो होता है, उसमें मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया है। अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए। अगर मुझसे पर्सनली बात करना है किसी टॉपिक को लेके, इंस्टाग्राम पे आइए। और अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे भी हमको फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ।
आपका कोई भी फेवरेट टॉपिक हो जिसको आपको पढ़ना हो मेरे से, आप कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।